रेणुका का काला सचाया सामने क्यों करती है सचिन से नफरत। उड़ने की आशा की इस रोमांचक कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर हर दर्शक दंग रह जाएगा। सचिन की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उसकी अपनी माँ उसे इतना नापसंद क्यों करती है, अब एक खौफनाक खुलासे की शक्ल लेने वाला है। संजना टीवी पर संजना आप सबको उस राज की गहराई में ले चलेंगी जो देशमुख निवास की चारदीवारी में बरसों से दबा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है उस भारी दोपहर से जब घर में सयाली साफ सफाई का जिम्मा उठाती है। रेणुका हमेशा की तरह तेजस और आकाश की सुख सुविधाओं में व्यस्त रहती है, जबकि सचिन अपनी टैक्सी लेकर सड़कों पर पसीना बहा रहा होता है। सयाली को परेश के पुराने कमरे के ऊपरी हिस्से में एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आता है जिस पर जाले लगे हुए हैं और धूल की मोटी परत जमी है। जैसे ही सयाली उस संदूक को नीचे उतारती है, उसके हाथ एक मखमली थैली लगती है जिसमें कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें और एक पीला पड़ चुका पत्र रखा हुआ है। सयाली की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब वो पहली तस्वीर को गौर से देखती है। उस तस्वीर में परेश एक बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ खड़े हैं, लेकिन वो महिला रेणुका नहीं है। उस महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आंखें हूबहू सचिन जैसी चमक रही हैं। सयाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि जिस नफरत को वो अब तक सिर्फ एक माँ का गुस्सा समझ रही थी, उसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और कड़वी हैं। पत्र को खोलते ही सयाली के सामने वो सच आता है जिसे परेश ने पिछले 30 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। पत्र में लिखा है कि सचिन परेश की पहली पत्नी सुधा का बेटा है, जिसे रेणुका ने शादी के वक्त मजबूरी में स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन कभी दिल से नहीं अपनाया। इस राज के खुलते ही कहानी में एक ऐसा तूफान खड़ा होता है जो पूरे परिवार को तितर बितर कर देने की ताकत रखता है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि रेणुका की नफरत का कारण केवल सचिन का स्वभाव या उसकी टैक्सी ड्राइवर की नौकरी नहीं थी, बल्कि उसका अस्तित्व ही रेणुका की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। सयाली उस पत्र को पढ़ते हुए कांपने लगती है जिसमें साफ लिखा था कि सुधा की मौत के बाद परेश टूट गए थे और उन्हें अपने छोटे बच्चे सचिन की परवरिश के लिए एक सहारे की जरूरत थी। रेणुका ने उस समय परेश से शादी करने के लिए शर्त रखी थी कि वो सचिन को पाल लेगी, पर उसे कभी वो अधिकार नहीं देगी जो उसके अपने बच्चों को मिलेगा। यही कारण है कि बचपन से ही सचिन को हमेशा बासी खाना, फटे कपड़े और तिरस्कार मिला, जबकि केजस और आकाश को हर सुख सुविधा दी गई। सयाली के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या उसे ये सच सचिन को बताना चाहिए। सचिन, जो पहले ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता रहा है, अगर उसे पता चला कि रेणुका उसकी सगी माँ नहीं है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। संजना यहाँ इस बात पर जोर देना चाहती है कि सचिन का वो अक्खार स्वभाव और गुस्से वाला अंदाज दरअसल उस बच्चे की चीख है जिसे कभी अपनी माँ का आंचल नसीब नहीं हुआ। सयाली उस पत्र को लेकर परेश के पास जाने का मन बनाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर रेणुका की आहट सुनाई देती है। रेणुका की नज़र उस खुले हुए संदूक और सयाली के हाथ में मौजूद उस तस्वीर पर पड़ती है। रेणुका के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है और उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ दिखाई देता है। रेणुका को समझ आ जाता है कि उसका सालों पुराना पाप और वो राज जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर रखा था, अब बाहर आ चुका है। वो सयाली पर झपटती है और वो पत्र छीनने की कोशिश करती है। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वो सन्नाटा किसी बड़े धमाके से पहले की शांति है। रेणुका चिल्लाते हुए सयाली को ताना मारती है कि उसने उसकी निजी चीज़ों में दखल देने की हिम्मत कैसे की, लेकिन सयाली, जो अब कमज़ोर नहीं रही, रेणुका की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि आखिर एक मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया गया। सयाली का सवाल रेणुका के अहंकार को चोट पहुंचाता है और वो गुस्से में आकर वो सच उगल देती है जिसे अब तक छिपाया गया था। रेणुका का कहना है कि सचिन उस दूसरी औरत की निशानी है जिसने परेश के दिल पर राज किया था, और वो सचिन को देखकर हर पल उस औरत की यादों को जलते हुए देखती है। वो सचिन को अपना बेटा नहीं बल्कि उस हार की निशानी मानती है जो उसे परेश के अतीत से मिली थी। संजना टीवी के इस विशेष विश्लेषण में ये साफ होता है कि सचिन की पूरी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। सयाली को अब समझ आता है कि क्यों परेश हमेशा सचिन के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और रेणुका की हर गलत बात को सहते हैं, क्योंकि उनके मन में भी एक अपराध बोध है कि उन्होंने सचिन को उसकी असली पहचान से दूर रखा। तभी बाहर से सचिन की टैक्सी के रुकने की आवाज़ आती है। सचिन हमेशा की तरह थका हारा घर लौटता है, अनजान इस बात से कि आज उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने वाली है। सयाली के हाथ में वो पत्र है और रेणुका के चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ। जैसे ही सचिन कमरे में कदम रखता है, उसे माहौल में भारीपन महसूस होता है। वो सयाली को रोते हुए और माँ को गुस्से में पमतमाते हुए देखता है,
जब सचिन पूछता है कि क्या हुआ है, तो रेणुका अपनी चाल चलते हुए सारा इल्जाम सयाली पर मढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सयाली अब रुकने वाली नहीं है। वो सचिन की तरफ मुड़ती है और उस तस्वीर को उसकी तरफ बढ़ा देती है। जब सचिन उस तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी धुंधली यादों का वो हिस्सा याद आने लगता है जिसे वो शायद किसी सपने की तरह देखता था। वो कोमल हाथ जो उसे लोरी सुनाते थे, वो चेहरा जो रेणुका से बिल्कुल अलग था। सचिन के हाथों से वो तस्वीर गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। उसे अब समझ आता है कि क्यों उसे कभी माँ के हाथ की पहली रोटी नहीं मिली, क्यों उसके जन्मदिन पर कभी दिए नहीं जले और क्यों तेजस की हर गलती को प्यार और उसकी हर उपलब्धि को तिरस्कार मिला। सचिन का मौन उस समय पूरे घर में गूंज रहा होता है। वो परेश की ओर देखता है जो अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़े हैं। परेश की खामोशी सचिन के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। सचिन का गुस्सा अब उस ज्वालामुखी की तरह है जो फटने के लिए तैयार है। वो चीख कर परेश से पूछता है कि क्या उसकी माँ मर चुकी थी और उसे एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया गया जिसने उसे इंसान तक नहीं समझा। रेणुका यहाँ भी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ती और कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसने उसे अनाथालय में नहीं छोड़ा। ये सुनकर सचिन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। सयाली उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन अब उस घर की हर चीज से नफरत करने लगता है। संजना टीवी पर संजना आपको बता दे कि ये मोड़ कहानी को एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां अब सचिन और सयाली इस घर के खिलाफ खड़े होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। सचिन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक चुकी थी और उसके हाथ में मौजूद वो पुरानी तस्वीर उसके वजूद के परखच्चे उड़ा रही थी। संजना टीवी पर संजना आपको बता दें कि उस पल देशमुख निवास की हर कोना सचिन की खामोश चीख का गवाह बन रहा था। सचिन की नजरें बार बार उस तस्वीर में दिख रही महिला सुधा और अपने पिता परेश के बीच घूम रही थीं। परेश, जो हमेशा खुद को एक आदर्श पिता साबित करने की कोशिश करते थे, आज अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। सचिन ने जब कड़वाहट भरी आवाज में परेश से पूछा कि क्या ये सच है, तो परेश के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ये सन्नाटा रेणुका को और भी ज्यादा उकसा रहा था। वो पछतावे के बजाय अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। रेणुका ने चिल्लाते हुए कहना शुरू किया कि हाँ, यही वो कड़वा सच है जिसे इस घर की सुख शांति के लिए छिपा कर रखा गया था। रेणुका का जहर उगलना यही नहीं रुका। उसने सचिन को याद दिलाया कि उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए उसने कितने अरमानों की बलि दी है। उसने दावा किया कि एक सौतेली माँ होने के नाते उसने जो किया वो कोई और औरत कभी नहीं करती। लेकिन सयाली, जो सचिन की आंखों में उमड़ते हुए समंदर को देख पा रही थी, उसने रेणुका को बीच में ही टोक दिया। सयाली ने कड़े शब्दों में कहा कि पालने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि एक बच्चे को वो सम्मान और प्यार देना होता है जिसका वो हकदार है। सयाली ने रेणुका पर आरोप लगाया कि उसने सचिन को एहसान के तले दबाकर उसका बचपन और उसकी खुशियां छीन ली। संजना यहाँ गौर करने वाली बात ये बताती हैं कि इस बहस के बीच तेजस और आकाश भी वहां पहुंच जाते हैं। तेजस, जो हमेशा अपनी माँ का लाडला रहा है, स्थिति को भांपते ही अपनी माँ के पक्ष में खड़ा हो जाता है और सचिन को ही दोषी ठहराने रखता है कि वो बेवजह घर में तमाशा कर रहा है। सचिन का गुस्सा अब उस चरम पर पहुंच गया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसने तेजस को धक्का देकर दूर किया और परेश के सामने जाकर खड़ा हो गया। सचिन ने परेश से सवाल किया कि जब माँ का देहांत हुआ तो उन्होंने उसे उस अनाथालय में क्यों नहीं छोड़ दिया, जहां कम से कम उसे रोज ये तो नहीं सुनना पड़ता कि वो इस घर पर एक बोझ है। परेश की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने लड़खड़ाती जुबान में उस रात का जिक्र किया जब सुधा ने आखिरी सांस लेते वक्त सचिन का हाथ परेश के हाथ में थमाया था। परेश ने बताया कि रेणुका से शादी करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि बिना माँ के सचिन का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस औरत को वो माँ बनाकर ला रहे हैं, वही सचिन की जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाएगी। रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने सुना कि परेश उसे सचिन की बर्बादी का जिम्मेदार मान रहे हैं। उसने पलटकर वार किया और कहा कि अगर वो इतनी ही बुरी थी तो परेश ने 30 साल तक चुप्पी क्यों साधी रखी। इस बीच सचिन ने उस संदूक से अपनी असली माँ की वो तमाम निशानियां निकालनी शुरू कर दी जिन्हें रेणुका ने कबाड़ समझकर छिपा दिया था। सचिन को एक छोटा सा खिलौना और एक हाथ से बुना स्वेटर मिला जो शायद सुधा ने उसके लिए बनाया था। उन चीजों को छूते ही सचिन फूट फूट कर रोने लगा। ये एक ऐसे इंसान का रोना था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठे रिश्ते को निभाने में गुजार दी। सयाली ने आगे बढ़कर सचिन का हाथ थामा और उसे ढांढस बंधाया, लेकिन सचिन अब उस छत के नीचे एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे भावुक पल था जब सचिन ने अपनी टैक्सी की चाबियां उठाईं और घर से बाहर जाने लगा। रेणुका ने पीछे से ताना मारा कि इस घर का खाया हुआ नमक हराम मत बनना, जिस पर सचिन रुका और उसने अपनी जेब से वो सारे पैसे निकालकर फेंक दिए जो उस दिन उसने कमाए थे। उसने साफ कह दिया कि आज से उसका इस घर और इन रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है।
सयाली ने भी बिना सोचे अपना बैग उठाया और सचिन के पीछे चल पड़ी। परेश ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, लेकिन सचिन के कानों में अब केवल रेणुका के वो पुराने ताने गूंज रहे थे जो उसने बचपन से सहे थे। तेजस और आकाश मूक दर्शक बने खड़े रहे, जबकि आकाश के चेहरे पर अपनी मां के प्रति नफरत साफ देखी जा सकती थी। सयाली और सचिन का घर छोड़कर जाना देशमुख परिवार के अंत की शुरुआत थी। सचिन सड़कों पर बदहवास होकर टैक्सी चला रहा था और सयाली बगल वाली सीट पर बैठकर उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। सचिन बार बार अपनी मां सुधा की उस तस्वीर को देख रहा था जो उसने अपने पास रख ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका स्वाभिमान शायद उसकी असली मां के संस्कार थे, न कि रेणुका की दी हुई परवरिश। वहीं दूसरी तरफ घर में सन्नाटा पसर गया था। परेश ने पहली बार रेणुका पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक लिया। उन्होंने रेणुका को चेतावनी दी कि उसने आज सिर्फ सचिन को नहीं खोया है, बल्कि इस घर की नींव को हिला दिया है। संजना आपको बता दे कि सचिन अब एक नई पहचान की तलाश में है। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी मां सुधा के नाम से जाना जाएगा और रेणुका के दिए हुए हर जख्म का हिसाब लेगा। वो सयाली के साथ एक छोटे से कमरे में रहने का फैसला करता है, जहां अभाव तो है, पर वो कड़वाहट नहीं जो उसे बड़े घर में मिलती थी। कहानी का ये मोड़ अब सचिन के संघर्ष और उसकी असली पहचान की लड़ाई पर केंद्रित होने वाला है। सयाली अब सचिन की ढाल बनकर खड़ी होगी और उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने सचिन के मासूम दिल के साथ खिलवाड़ किया। आने वाले समय में सचिन अपनी असली मां के मायके वालों की तलाश शुरू करेगा, जहां से उसे कुछ ऐसे राज पता चलेंगे जो रेणुका की रातों की नींद उड़ा देंगे। देशमुख निवास की दहलीज लांघते ही सचिन के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह सख्त हो चुका था। संजना टीवी पर संजना आपको उस मंजर की कल्पना कराती हैं जहां एक तरफ आलिशान मकान था और दूसरी तरफ खामोश सड़कें जिन पर सचिन अपनी पहचान तलाशने निकला था। सयाली ने सचिन का हाथ इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया चाहे कितनी भी बेरहम क्यों न हो जाए, उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उसके वजूद की कद्र करता है। रात के अंधेरे में सचिन अपनी टैक्सी के स्टीयरिंग को पकड़े हुए बस शून्य में ताक रहा था। उसके दिमाग में रेणुका के वो शब्द किसी नश्तर की तरह चुभ रहे थे कि वो एक दूसरी औरत की निशानी है। सचिन के लिए ये केवल एक सच नहीं था, बल्कि उसके पूरे अतीत का कत्ल था। सयाली ने बिना कुछ कहे सचिन को पास के एक मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाया। वहां की शांति में सचिन के सब्र का बांध टूट गया और वो सयाली के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह बिलख पड़ा। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था कि उसे अपनी माँ की सूरत तक याद नहीं, और जिस औरत को माँ समझा उसने उसे सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। इधर देशमुख निवास में कोहराम मचा हुआ था। परेश एक बुत की तरह कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू सूख चुके थे। रेणुका अब भी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका लहजा अब डरा हुआ था। उसे डर इस बात का नहीं था कि सचिन घर छोड़कर चला गया है, बल्कि डर इस बात का था कि अगर सचिन ने अपनी असली मां सुधा के परिवार का पता लगा लिया तो उन पुराने राजों का क्या होगा जिन्हें उसने जमीन में गाड़ दिया था। तेजस, जो हमेशा अपनी मां के पल्लू के पीछे छिपता था, अब परेशान था कि घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि सचिन की टैक्सी से ही घर का चूल्हा जलता था। आकाश ने पहली बार अपनी मां को झिड़का और कहा कि आज उसने एक बेटे को नहीं, बल्कि इस घर की आत्मा को बाहर निकाल दिया है। संजना यहाँ एक बहुत बड़े सस्पेंस की ओर इशारा कर रही हैं। सयाली को उस पुरानी मखमली थैली में एक और छोटी सी डायरी मिली थी जिसे उसने सचिन को अभी तक नहीं दिखाया था, क्योंकि सचिन की हालत उसे देखने लायक नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सचिन की टैक्सी के शीशे पर पड़ी तो सचिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अब हार मानने वाला सचिन नहीं था, बल्कि वो सचिन था जिसे अपनी जड़ों तक पहुंचना था। सयाली ने उस डायरी को खोला और उसमें एक नाम लिखा देखा, विनायक राव। ये नाम सुधा के पिता यानी सचिन के नाना का था। डायरी के पन्नों में सुधा ने अपनी अधूरी ख्वाहिशें लिखी थीं और ये भी लिखा था कि उसे डर है कि उसके जाने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। सयाली ने जब ये बात सचिन को बताई तो सचिन के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने तय किया कि वो उस पते की तलाश करेगा जो डायरी के आखिरी पन्ने पर धुंधला सा लिखा था। वो जगह शहर से काफी दूर एक छोटा सा गांव था। सयाली और सचिन ने अपनी टैक्सी उठाई और उस अनजान सफर पर निकल पड़े जहां उनका अतीत उनका इंतजार कर रहा था। रास्ते भर सचिन के मन में कई सवाल थे। क्या उसके नाना नानी उसे पहचानेंगे? क्या उन्हें पता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ?
संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये बात सामने आती है कि परेश ने कभी सचिन को उसके ननिहाल जाने ही नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सुधा के परिवार वाले मर चुके हैं या उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन डायरी कुछ और ही बयां कर रही थी। डायरी के अनुसार सुधा के पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्होंने सुधा की शादी परेश से बहुत धूमधाम से की थी, लेकिन परेश की आर्थिक तंगी और रेणुका के दखल ने उस रिश्ते को तबाह कर दिया था। जैसे जैसे सचिन उस गांव के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उधर रेणुका ने चुपके से तेजस को सचिन के पीछे भेजा ताकि वो देख सके कि सचिन कहाँ जा रहा है। रेणुका को डर था कि अगर सचिन ने अपनी असली मां सुधा के परिवार का पता लगा लिया तो उन पुराने राजों का क्या होगा जिन्हें उसने जमीन में गाड़ दिया था। तेजस, जो हमेशा अपनी मां के पल्लू के पीछे छिपता था, अब परेशान था कि घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि सचिन की टैक्सी से ही घर का चूल्हा जलता था। आकाश ने पहली बार अपनी मां को झिड़का और कहा कि आज उसने एक बेटे को नहीं बल्कि इस घर की आत्मा को बाहर निकाल दिया है। संजना यहाँ एक बहुत बड़े सस्पेंस की ओर इशारा कर रही हैं। सयाली को उस पुरानी मखमली थैली में एक और छोटी सी डायरी मिली थी जिसे उसने सचिन को अभी तक नहीं दिखाया था, क्योंकि सचिन की हालत उसे देखने लायक नहीं थी। सचिन का गुस्सा अब प्रतिशोध में बदल चुका था। उसने उस हवेली की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और कसम खाई कि वो रेणुका से अपनी मां के अपमान और अपने छीने हुए बचपन का हिसाब लेकर रहेगा। सयाली ने उसे शांत किया और समझाया कि लड़ाई गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी होगी। उन्होंने गांव के पटवारी से मुलाकात की और सुधा के नाम की उन संपत्तियों के कागजात निकलवाए जिन्हें रेणुका ने फर्जी तरीके से अपने नाम करने की कोशिश की थी। ये खुलासा होने वाला था कि देशमुख निवास का आधा हिस्सा असल में सचिन की मां का था, जिसे परेश और रेणुका ने धोखाधड़ी से दबा रखा था। संजना आपको बता दे कि यहाँ से कहानी एक लीगल ड्रामा और इमोशनल रिवेंज की तरफ मुड़ने वाली है। सचिन अब वो साधारण ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसे सच का मालिक बन गया था जो रेणुका के साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढहा सकता था। जैसे ही सचिन और सयाली वापस शहर लौटे, उन्होंने सीधे घर का रुख नहीं किया, बल्कि वो एक वकील के पास गए। सचिन चाहता था कि जब वो घर में कदम रखे तो वो केवल एक बेटा बनकर नहीं बल्कि उस घर के असली हकदार के रूप में जाए। वहीं घर में रेणुका अपनी जीत का जश्न मना रही थी कि सचिन चला गया और अब पूरी प्रॉपर्टी उसके बेटों की है। परेश ग्लानि में डूबे शराब का सहारा ले रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। सचिन और सयाली के साथ पुलिस और एक लीगल नोटिस था। रेणुका के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं जब वकील ने उसे बताया कि इस घर की मालकिन वो नहीं बल्कि स्वर्गीय सुधा की वसीयत के अनुसार सचिन है। सचिन ने पहली बार रेणुका की आंखों में वो डर देखा जो उसने कभी अपने लिए महसूस किया था। सचिन ने बिना कोई शोर मचाए रेणुका को उस कमरे से बाहर निकलने का आदेश दिया जो कभी उसकी मां का हुआ करता था। उसने साफ कह दिया कि वो इस घर से किसी को निकालेगा नहीं, क्योंकि वो रेणुका जैसा गिरना नहीं चाहता, लेकिन अब इस घर का हर नियम सयाली और सचिन बनाएंगे। तेजस ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे उसके पुराने कर्जों और चोरी की लिस्ट थमा दी, जिससे उसकी बोलती बंद हो गई। परेश ने जब सचिन को इस रूप में देखा तो उन्हें गर्व भी हुआ और डर भी। सचिन ने परेश से कहा कि उन्होंने जो चुप्पी साधी थी उसकी कीमत अब उन्हें रेणुका के अपमान को चुपचाप देखकर चुकानी होगी। संजना टीवी पर संजना का ये विश्लेषण यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सयाली का असली राज जो रेणुका की सत्ता को पूरी तरह उखाड़ फेंकेगा। अब कहानी उस अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां बरसों के झूठ की राख से सच की एक नई इमारत खड़ी होने वाली थी। संजना टीवी पर संजना आपको ले चलती है देशमुख निवास के उस दृश्य में जहां अब सत्ता की चाबियां बदल चुकी थीं। सचिन ने घर के सबसे बड़े कमरे को, जिसे रेणुका ने अपना साम्राज्य बना रखा था, पूरी तरह खाली करवा दिया। उसने वहां अपनी मां सुधा की एक बड़ी और खूबसूरत तस्वीर लगाई, जिसे देखकर रेणुका के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन अब रेणुका के पास न तो चिल्लाने की हिम्मत थी और न ही अधिकार, क्योंकि कानूनी तौर पर वो घर अब सचिन का था। सयाली ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन उसका तरीका रेणुका जैसा क्रूर नहीं था। उसने घर के हर सदस्य के लिए नियम बनाए, यहाँ तक कि तेजस और आकाश के लिए भी, जिन्हें अब अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। सचिन की आंखों में अब वो नफरत नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव था। उसने परेश को उनके कमरे से बेदखल नहीं किया, बल्कि उनके पास जाकर कहा कि पिता होने के नाते वो उनका सम्मान हमेशा करेगा, लेकिन उस पति का सम्मान कभी नहीं कर पाएगा जिसने एक मासूम बच्चे को उसकी मां की पहचान से महरूम रखा। परेश की चुप्पी अब उनकी सजा बन चुकी थी।
कहानी में सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ तब आया जब सयाली में उस मखमली थैली की आखिरी चीज सचिन के सामने रखी। वो सुधा की एक अधूरी लिखी हुई चिट्ठी थी जो उसने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले परेश के नाम लिखी थी। उस चिट्ठी में सुधा ने लिखा था कि उसे पता है कि परेश दूसरी शादी करेंगे और उसने आने वाली औरत के लिए एक संदेश लिखा था कि मेरे बेटे को अपनी कोख से जन्म न देने के बावजूद उसे वो प्यार देना जो मैं नहीं दे पा रही हूँ। इसके बदले मैं स्वर्ग से तुम्हें दुआएं दूंगी। जब सचिन ने ये चिट्ठी पूरे परिवार के सामने पढ़कर सुनाई तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रेणुका, जो अब तक खुद को शिकार दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसकी रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि एक मरती हुई औरत की आखिरी इच्छा के साथ गद्दारी की थी। सयाली ने रेणुका की आंखों में झांकते हुए कहा कि जिस ममता को वो कमजोरी समझती थी, आज उसी ममता की ताकत ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया। रेणुका का अहंकार अब मलबे की तरह ढह चुका था। उसने पहली बार अपनी नजरें झुकाईं और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। रेणुका ने उसे घर से नहीं निकाला क्योंकि उसका मानना था कि रेणुका को अपनी आंखों के सामने सुधा की तस्वीर और उसके सम्मान को बढ़ते हुए देखना ही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। संजना टीवी के इस विश्लेषण के अंत में ये साफ है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच की एक छोटी सी लौ उसे राख करने के लिए काफी होती है। सचिन ने रेणुका को माफ नहीं किया, लेकिन उसने उसे अनदेखा करके अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। आखिरी दृश्य में सचिन और सयाली अपनी टैक्सी में बैठकर एक नई मंजिल की ओर निकलते हैं। सयाली मुस्कुराते हुए सचिन की तरफ देखती है और सचिन के चेहरे पर पहली बार एक ऐसी शांति दिखती है जो उसने 30 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। उड़ने की आशा की ये कहानी अब नफरत के साए से निकलकर उम्मीद की धूप में आ चुकी है। संजना का ये सफर यहीं खत्म होता है, जहां सचिन ने न केवल अपनी मां का हक वापस पाया बल्कि खुद को भी उस अंधेरे से आजाद कर लिया जिसने उसे बरसों से जकड़ रखा था। ये शो हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसासों और ईमानदारी से बनते हैं।